Hello and welcome back to all dear students. Welcome to amazing platform of online classes Career Planet। तो बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अमाइंस। अमाइंस में हमने प्रिपरेशन मेथड सारे पढ़ ली, एनसीईआरटी इंडेक्स के क्वेश्चन कर ली, अमाइंस के भौतिक गुण पढ़ ली। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अमाइंस के रासायनिक गुण। तो बच्चों अमाइंस में एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जब किसी उच्च विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ा होता है तो हम कहेंगे हाँ उच्च विद्युत ऋणी तत्व 3 है, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उस चक्कर में क्या है, अमाइंस काफी ज्यादा रिएक्टिव है। अब तीनों तरह के अमाइन, आपको पता है 3 प्रकार के अमाइन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री अमाइन मतलब NH2, 2 डिग्री अमाइन मतलब NH और 3 डिग्री अमाइन मतलब N। तो तीनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग है, 3 डिग्री में तो है ही नहीं, है ना। तो हम कहेंगे थोड़ा रिएक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होता है। अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज को, रासायनिक गुण को डिस्कस करने से पहले हम सिर्फ स्टडी करेंगे अमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ को, अमाइन का क्षारीय सामर्थ्य, है ना। उस पर काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, थियरी भी बनता है और क्वेश्चन रिएक्शन से रिलेटेड भी बनता है। तो आज सिर्फ हम अमाइन के क्षारकीय गुण, बेसिक स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम अमाइन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में अमाइंस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता में अंतर ज्यादा है, साथ ही नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए अमाइन एक्टिव है, क्रियाशील है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों में एक्टिव हाइड्रोजन का नंबर, संख्या अलग अलग है, इसलिए क्रियाशीलता अलग अलग होती है। अब बच्चों अमाइन में ले देके नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो अमाइन क्या करेगा, अमाइन को जब भी प्रोटॉन मिलेगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपने 11th में 3 तरह के अम्ल पढ़े थे, 3 डेफिनेशन पढ़ी थी अम्ल की, आरेनियस कॉन्सेप्ट, लुईस ब्रॉन्स्टेड लुईस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस संकल्पना। तो यहाँ हम 2 तरीके से डिस्कस करेंगे। देखो अमाइन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है, इसलिए प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। अब बच्चों जो भी कंपाउंड, जो भी स्पीशीज प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है, प्रोटॉन ग्रहण करने वाले यौगिक ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्षार कहलाते हैं। लाइक अगर मैं अपन लिखें अमाइन के अम्लीय प्रकृति क्षारीय सामर्थ्य दर्शाने वाली, क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रियाएं, ठीक है लिख देते हैं। चलो अमाइन की क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रियाएं, है ना। ये अमाइन प्रकृति में क्षारीय है, आप समझाए, सामर्थ्य बाद में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रियाएं। बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर शोइंग रिएक्शंस ऑफ अमाइन, क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रियाएं में अमाइन क्षार है। कैसे, 2 तरीके से समझा सकते हो। एक तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है लुईस के अनुसार वो क्षार होता है, लेकिन जो प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार क्षार होता है, ठीक है। तो हम फिलहाल देख रहे हैं अमाइन ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग क्षार कैसे है। तो बच्चों अगर हम क्या करें, अमाइन की क्रिया किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन या प्रोटॉन देने वाली स्पीशीज से कराए, लाइक मैंने अमाइन की क्रिया करा दी किससे, HCl। तो बच्चों अमाइन HCl से क्रिया करके क्या बनाएगा, तो आप दिमाग लगाओ, अमाइन में प्रोटॉन तो है, HCl में प्रोटॉन तो है, H+Cl-। तो बच्चों अमाइन क्या करेगा, लोन पेयर्स को डोनेट कर लेगा या प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो RNH2 में एक प्रोटॉन जोड़ दो, क्या हो जाएगा, RNH3+। RNH2 तो था ही ना बच्चे, ये NH2 है, यहाँ प्रोटॉन आया है ना, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, इसको पेयर डोनेट करके इसको बॉन्ड बना लेता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH3+। NH2 में H+ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, NH3+, ठीक है। तो RNH3+ और क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे और हो जाएगा Cl-, ठीक है। क्या नाम है इसका, तो बच्चों R तो है एल्किल, R समूह को क्या पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे एल्किल। NH3+ को क्या पढ़ना है, तो हम कहेंगे अमोनियम। तो बेटा एल्किल, अमोनियम और क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे क्लोराइड, ठीक है। तो अमाइन ने HCl का प्रोटॉन क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो फिर हम ऐसा करते किसी और एसिड से रिएक्ट करा के देखते, है ना बच्चों।
तो हमने क्या किया, अमाइन की रिएक्शन किसी और एसिड से करा लेते हैं। लाइक हम क्या करते हैं, H2SO4 से रिएक्ट करा लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अमाइन इससे भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा और ये बना लेगा आप क्या, तो हम कहेंगे RNH3+, ठीक है। अब ये तो 2 H आयन देता है, तो यहाँ मैं ड्वाइस कर देती हूँ, तो RNH3+ होल 2 SO4 -2, है ना। एक अमाइन एक प्रोटॉन लेगा, एक और अमाइन ले लेते हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा एक प्रोटॉन, तो 2 अमाइन हो गए, होल 2 कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल। NH3+ को क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा अमोनियम, और SO4 को क्या पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे सल्फेट, एल्काइल अमोनियम सल्फेट। ऐसी कोई रिएक्शन लिखो जिसमें अमाइन क्या करता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्षार की भांति कार्य करता है, यानी अमाइन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, तो हम कहेंगे ये भी अभिक्रिया ठीक है और ये भी ठीक है। अब मान लो बच्चों हमने क्या किया, अमाइन की रिएक्शन क्लोरऑरिक अम्ल से करा दी, क्लोरऑरिक एसिड, यानी बच्चों आप ले लो HAuCl4, ठीक है। तो ये भी प्रोटॉन दे देगा, इसका नाम लिखेंगे क्लोरऑरिक एसिड। अब सारी रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, ठीक है, लेकिन बच्चों ये थोड़ा कंपटीशन में भी आती है, तो आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये भी प्रोटॉन छोड़ देगा, तो हम कहेंगे अमाइन RNH3+ और AuCl4-, और इसका नाम क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे R हो गया एल्काइल, R हो गया एल्काइल, NH3+ को क्या पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे अमोनियम, और AuCl4- को क्या पढ़ेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा क्लोरऑरेट, एल्काइल अमोनियम क्लोरऑरेट, ठीक है। तो भाई अमाइन क्या करता है, इससे भी रिएक्ट कर लेता है, इससे भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। और कुछ, तो एक और रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों अगर हम अमाइन की अभिक्रिया क्लोरोप्लाटिनिक एसिड से कराएं, क्या नाम है, H2PtCl6 नाम है इसका, क्लोरोप्लाटिनिक एसिड, ठीक है। तो बच्चों अगर अमाइन की क्रिया क्लोरोप्लाटिनिक अम्ल से कराए तो ये भी प्रोटॉन छोड़ देगा। अब ये 2 प्रोटॉन छोड़ेगा ना, तो समझे तुम 2 अमाइन लिख देती हूँ, है ना। एक प्रोटॉन बच्चों ये एक्सेप्ट कर लेगा, एक ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो RNH3+, ठीक है। तो RNH3+ 2 टाइम्स है, तो मैं होल 2 कर देती हूँ, और PtCl6-2, ठीक है। अब नाम लिखें इसका बच्चों, तो R मतलब एल्किल, ठीक है, NH3+ मतलब, तो हम कहेंगे अमोनियम, एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लाटिनेट, ठीक है, एल्किल अमोनियम क्लोरोप्लाटिनेट, ओके। तो ये भी अमाइन की क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रिया है। अमाइन ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्षार की भांति कार्य करता है, तो हम कहेंगे ये रिएक्शन है ना। आप देखो चारों रिएक्शन में बच्चों आप क्या देखेंगे, अमाइन जो है अम्ल से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। पहली अभिक्रिया में देखो हमने HCl लिया, है ना, अमाइन ने HCl से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी अभिक्रिया में हमने H2SO4 लिया, तो अमाइन ने H2SO4 से भी प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। फिर क्लोरॉरिक अम्ल से, या फिर हम देखें तो क्लोरोप्लाटिनिक अम्ल से भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। अब बच्चों ये क्या है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बना, तो हम कहेंगे लवण बना, ठीक है। तो मान लो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, मान लो अमाइन की क्रिया हमने करा दी RNH2 प्लस प्रोटॉन देने वाले किसी अम्ल से, तो बच्चों ये बन गया RNH3+ और X-, क्या नाम लिखोगे बोलो, RNH3+ और X-, तो R क्या है, तो हम कहेंगे एल्किल है, NH3+ क्या है बच्चों, तो अमोनियम है, और X- क्या है, तो X क्या हो सकता है, हैलाइड, तो बच्चे एल्किल अमोनियम हैलाइड। अब ये एक लवण है, इसकी क्रिया मैं किससे कराऊं, तो इस लवण की क्रिया में क्षार से कराऊं वापस, तो अमाइन वापस आ जाएगा, है ना। तो बच्चों उपरोक्त लवण की क्रिया, है ना, अम्ल ये क्षार है, ये अम्ल है, लवण तो बन ही गया। तो अगर मैं इस लवण की क्रिया पुनः क्षार, क्योंकि ये ऑलरेडी क्षार था, ठीक है, हम थोड़ा और प्रबल क्षार ले लेते हैं, है ना, पुनः किसी प्रबल क्षार से कराएं,
तो अमाइन को रीजेनरेट मतलब वापस अमाइन चाहिए आपको। आप अमाइन को निकाल के तो लिए, कोई मिक्सचर फंस गया, आप निकाल के तो लिए, अपनी क्षारीय प्रकृति के कारण एक बार वो आ भी जाएगा सॉल्ट फॉर्म में। अब आपको अमाइन वापस चाहिए तो NaOH मिला लो, प्रबल क्षारीय तो लेना है ना। अमाइन को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, हिंदी थोड़ी मेरी खराब है, आप सही कर देंगे इसको। पुनर्जीवित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब तो ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि भाई देखो, आपने अमाइन की क्रिया किसी प्रोटॉन वाले एसिड से कराई, इसने सॉल्ट बना दिया। अब ये तुम्हारे पास जो सॉल्ट आया ना बच्चे, RNH3+ और क्या है, तो हम कहेंगे X- इसकी क्रिया NaOH से करा दो। चलो अब तो अमाइन वापस आ जाएगा। देखो ये प्रोटॉन छोड़ देगा, आपका एसिड क्या था HX की तो कराई थी अपने रिएक्शन, देखो तो अमाइन वापस आ जाएगा, है ना। अमाइन आपका वापस आ जाएगा, अभिक्रिया आगे चलेगी, ठीक है। तो अमाइन वापस आ जाएगा और HX अम्ल क्षारीय अभिक्रिया करा दो, तो बच्चों आपको मिलेगा NaX और वाटर। तो एक बार अमाइन को हमने सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना। एक बार अमाइन सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसको रीजेनरेट वापस किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों इस रिएक्शन को हम क्या करें, तो हम देख सकते हैं कि भाई अमाइन को अगर हम कहीं से सेपरेट करना चाहते हैं तो पहले अमाइन अपनी क्षारीय प्रकृति के कारण सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम वापस अमाइन को रीजेनरेट, है ना, पुनर्जीवित कर सकते हैं, अमाइन वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अमाइन का जो ये लवण है ये जल में तो विलेय है, बाकी कार्बनिक विलायकों में क्या है, अविलेय। ये चीज जो है ना, देखो आयनिक कंपाउंड, तो ये पानी में तो घुल जाएगा, है ना, लेकिन तुम ईथर में घोलोगे, बेंजीन में घोलोगे तो नहीं घुलेगा, ठीक है। तो अमाइन का लवण, भाई आप अमाइन को लवण में बदल दोगे तो आप कहेंगे हाँ हम अमाइन को लवण में बदल देंगे, चाहे हम HCl मिलाएं, चाहे हम H2SO4 मिलाएं, चाहे हम क्लोरोरिक एसिड मिलाएं, चाहे हम क्लोरोप्लाटिनिक एसिड मिलाएं, कुछ भी मिलाएं, अमाइन का लवण तो बन जाएगा। लवण जल में विलेय है, ठीक है। अमाइन का लवण जल में विलेय होने के कारण या जल में विलेय होता है, ठीक है। अमाइन का ये जो सॉल्ट है बच्चों, ये क्या होता है, तो हम कहेंगे ये वाटर सॉल्यूबल होता है ना। जबकि ये अमाइन का लवण तो आपका सॉल्यूबल हो गया, लेकिन ईथर और अकार्बनिक कार्बनिक ईथर या फिर अन्य कार्बनिक विलायकों में अविलेय होता है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल आयोनिक टाइप हो गया। कार्बनिक विलायकों में अविलेय होती है, अविलेय होता है ना। तो हमारे को फायदा क्या हुआ इससे बच्चों, तो हमारे को फायदा ये हुआ कि अमाइन है और उसके साथ मान लो एक कंपाउंड X है एक Y है, लेकिन वो क्षार नहीं होने चाहिए, ठीक है। अमाइन की तो क्षारीय प्रकृति है ना, तो मान लो अमाइन है, X है, Y है। अब तुम चाहते हो अमाइन को बाहर लेके आए, तो तुम क्या करो, उसमें कोई एसिड मिला लो, तो अमाइन तो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, लवण बना देगा, वो दोनों तो रिएक्ट करेंगे। अब अगर कोई कार्बनिक विलायक मिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो दोनों घुल जाएंगे, है ना। तुम क्या करो, पानी मिला दो, तो पानी मिलाओगे तो अमाइन, और वो दोनों पानी में नहीं घुलने चाहिए, पहली बात है ना। तो अमाइन क्या होगा, अमाइन तो लवण में कन्वर्ट हो गया, अमाइन का लवण उस पानी में घुल जाएगा, बाकी की जो X और Y है वो बेचारे देखते रह जाएंगे, ये तो गया, है ना। अब वो पानी में घुल गया तो आपने क्या किया, वापस उसमें NaOH मिलाया, देखो, है ना। आपके पास लवण था, पानी में घुल जाता है, इस लवण में तुमने क्या किया बच्चों, तो हम कहेंगे इसमें हमने NaOH मिला दिया, ठीक है। तो इस रिएक्शन का यूज क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे भाई जल में जो अविलेय कंपाउंड है ना, भले क्षारीय हो चाहे ना ही हो, लेकिन ऐसे कंपाउंड जो पानी में नहीं घुलते हैं, अमाइन के साथ मिक्स हो गए हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस अभिक्रिया का प्रयोग, इस अभिक्रिया का प्रयोग हम कर सकते हैं अमाइन को सेपरेट करने में, किससे, तो हम कहेंगे दूसरे कंपाउंड जो पानी में नहीं घुलते, है ना। तो आपके देखो एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, यह अभिक्रिया जल में अविलेय अक्षारकीय कार्बनिक यौगिकों को, है ना, अभिक्रिया का प्रयोग अमाइन को, ठीक है, एग्जैक्ट लाइन पढ़ना एनसीईआरटी की, अमाइन को जल में अविलेय मतलब पानी में नहीं घुलने चाहिए,
क्योंकि आपका अमाइन पानी में घुला हुआ है, अगर वो भी पानी में घुल गया तो दोनों ही आ जाएंगे, तो फिर सेपरेट कैसे करोगे? तो जिससे अलग करना है ना वो पानी में नहीं घुलना चाहिए, है ना। जल में अविलेय तथा अक्षारकीय, क्योंकि अगर वो क्षार हुआ तो जैसा अमाइन बिहेव करेगा वैसे वो भी बिहेव कर लेगा। भाई अमाइन है, एक्स है, वाई है ना। मैंने कहा अम्ल मिलाओ, तो अमाइन तो अम्ल से फटाक से रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि अमाइन क्षारीय है। वो दोनों क्षारीय नहीं होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? अक्षारकीय होने चाहिए। ठीक है, फिर अमाइन ने तो रिएक्शन कर ली, उन्होंने नहीं की क्योंकि वो क्षार नहीं थे, लेकिन अमाइन का जो लवण बना वो पानी में घुल गया। तो भाई ये दोनों पानी में नहीं घुलने चाहिए, क्योंकि अमाइन पानी में घुल गया और पता चला इनमें से भी कोई घुल गया, तो अलग कैसे करोगे? तो उनमें दो कैरेक्टर होने चाहिए, न तो वो पानी में घुलने चाहिए, है ना, तथा अक्षारकीय होने चाहिए, क्षार नहीं होने चाहिए। अब समझ में आ गई बात मेरी? कार्बनिक यौगिकों से पृथक करने के लिए करते हैं। ये सवाल बनेंगे बच्चों, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि अमाइंस को अलग करने के और भी मेथड है आपके पास, है ना। इथाइल ऑक्सिलेट वाला मेथड भी मिलेगा, है ना, और हिंसबर्ग रिएजेंट भी मिलेगा, लेकिन वो अमाइंस को एक दूसरे से अलग करने के लिए मिलेगा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक को, है ना। अमाइन किसी के साथ फंस गया, अब क्या करोगे? लेकिन किसी के साथ फंसा है, उसकी शर्त है वो न तो पानी में घुलना चाहिए, क्योंकि अमाइन तो घुल जाता है, वो ही घुल गया तो फिर अलग कैसे हो, और न वो क्षार होना चाहिए, क्योंकि पहले मैं करूंगी अम्ल मिलाऊंगी। पहला काम हम क्या करेंगे? अम्ल मिलाएंगे। अमाइन ले जाके लवण बना देगा, वो लवण पानी में घुल जाता है ना। अब वो जैसे ही लवण बना दिया, उसमें मैं NaOH मिला के अमाइन वापस ले आऊंगी, लेकिन ये सारी बातें उसमें नहीं होंगी, तभी तो मैं अलग कर पाऊंगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो जल में अविलेय तथा अक्षारकीय कार्बनिक यौगिकों से पृथक करने हेतु किया जाता है। क्लियर? क्या इतनी सी बात क्लियर है कि अमाइंस को सेपरेट कैसे करेंगे हम? ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमाइंस की क्षारीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रियाएं, कि भाई अमाइन क्षार है, ऐसी कोई अभिक्रिया समझा दो। ठीक है, अब बच्चों इनसे क्लियर तो हो जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, अमाइन में तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है ना, RNH2, N पे गया है तो हम कहेंगे लोन पेयर है ना। तो बच्चों एमीन में नाइट्रोजन पर अभी तक जो तुमने देखा ना, उनमें क्या देखा? तुमने देखा अमाइन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की संकल्पना को पूरा कर रहा है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा था कि जो प्रोटॉन ले ले वो क्षार है, तो इन सब अभिक्रियाओं में हमने देखा कि अमाइन तो प्रोटॉन ले लेता है, मतलब अमाइन क्षार है। अब अमाइन लुईस के अनुसार क्षार है, बताओ। ठीक है, तो बच्चों अमाइन में नाइट्रोजन परमाणु पर, ठीक है भाई, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण यह लुईस क्षार की भांति, लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। आई बात समझ में? अमाइन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, और जो लोन पेयर डोनेट करता है लुईस के अनुसार वो क्षार है ना। लुईस के अनुसार वे पदार्थ, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म एक्सेप्ट कर लेता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो सारे के सारे लुईस अम्ल है, लेकिन जो लुईस जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वो लुईस के अनुसार क्या है, तो हम कहेंगे क्षार है। तो चलो अमाइन आपका है ना ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्षार भी हो गया, अमाइन आपका लुईस के अनुसार भी क्षार हो गया। अब मुझे कंपेयर करना है भी, मेरे पास तो 1 डिग्री अमाइन भी है, 2 डिग्री अमाइन भी है, 3 डिग्री अमाइन भी है, मेरे पास एनिलीन भी है, मेरे पास अमोनिया भी है, अमाइन आया तो वहीं से। तो मुझे कंपेयर करना है किसमें भी? अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं कंपेयर कर सकूँ कि मैथिलअमीन ज़्यादा अच्छा लुईस क्षार है या क्षार है कि एथिलअमीन? भाई लुईस ने तो इतना कह दिया, जो लोन पेयर डोनेट कर दे वो क्षार है, लेकिन प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। तो बच्चों अमाइन के क्षारीय सामर्थ्य भाई अच्छा कौन है, खराब कौन है, उसकी कंपैरिजन जो है वो हम Kb के मान से करते हैं। Kb होता है क्षार वियोजन स्थिरांक, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपको बताना है एमीन के क्षारीय सामर्थ्य की तुलना, आप चाहते हो कि मुझे बताओ बढ़िया क्षार कौन सा है, तो एमीन के बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य की तुलना, एमीन के क्षारीय सामर्थ्य की तुलना इनके Kb के मान से करते हैं।
ठीक है, Kb के मान से करते हैं, है ना। Kb क्या है बच्चों, तो Kb है क्षार वियोजन स्थिरांक, ठीक है। Kb क्या है, तो हम कहेंगे क्षार वियोजन स्थिरांक। तो क्षार वियोजन स्थिरांक मतलब जो जितना बढ़िया क्षार होगा उसका Kb उतना ज्यादा होगा, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं क्षारीय सामर्थ्य, तो तुम क्या करना, Kb निकाल देना। कैसे निकालना है बताती हूं मैं आपको, ठीक है। क्षारीय सामर्थ्य, तो बच्चों क्षारीय सामर्थ्य समानुपाती Kb, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती Pkb। एक बार इसको याद रखना, कैसे आया वो बता रही हूं, ठीक है। क्षारीय सामर्थ्य Kb के तो समानुपाती और Pkb के व्युत्क्रमानुपाती। अब Pkb क्या है बच्चों, तो जैसे pH होता था, pH क्या होता था, नेगेटिव लॉग ऑफ HIN, H प्लस आयनों का नेगेटिव लॉग। सिमिलरली Pkb क्या होगा, तो मैं कहूंगी नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, है ना। आपके पास Kb है, उसका नेगेटिव लॉग वैल्यू निकाल लो Pkb, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास है ना Kb के दो मान हैं, मान लो Kb का मान आया 10 की पावर 4 और 10 की पावर, मान लो Kb की वैल्यू आई तुम्हारे पास 10 की पावर 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -4, ठीक है। तो तुम कहोगे कि भाई चलो ये मान लो ये Kb1 है, ये Kb2 है, तो Pkb1 निकालो, तो तुम कहोगे नेगेटिव लॉग 10 की पावर -2, लॉग में पावर आगे आ जाएगी ना, -2 लॉग 10, लॉग 10 तो 1 होता है और माइनस माइनस क्या हो गया +2। यहाँ Pkb निकालो, तो Pkb का फॉर्मूला तो पता है ना, नेगेटिव लॉग Kb, है ना। Pkb1 है, यहाँ Pkb2 निकालो, तो तुम कहोगे नेगेटिव लॉग 10 की पावर -4, अब लॉग में पावर आगे आ जाएगी, ठीक है बच्चों। लॉग 10 1 होता है तो ये वैल्यू +4। तो देखो अगर Kb1 10 की पावर -2 है तो Pkb2 है, Kb2 10 की पावर -4 है तो Pkb क्या है, 4 है। कुछ नहीं करना है, नेगेटिव लॉग और जो वैल्यू है वो, ठीक है। तो बच्चों हुआ क्या कि देखो अगर मैं इसको 100 से गुणा करूं तो ये आएगा, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं 10 की पावर -4 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तभी तो 10 की पावर -2 आएगा। तो मुझे लग रहा है Kb1 Kb2 से 100 गुना ज्यादा है, लेकिन Pkb की वैल्यू देखो ये 2 है और वो 4 है ना, तो Pkb2 ज्यादा है। तो बच्चे Kb2 कम तो Pkb2 ज्यादा, और Kb1 ज्यादा तो Pkb2 क्या कम, है ना। तो वहां 10 का फर्क आएगा, यहाँ 1 का फर्क आएगा, वहां 100 का फर्क आएगा, यहाँ 2 का फर्क आएगा, वहां 1000 का फर्क आएगा, यहाँ 3 का, वहां 10,000 का तो यहाँ 4 का, इतना फर्क चलेगा। तो इतना सब कुछ नहीं करना है तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो बस तुम्हें देखना है कि Kb ज्यादा है तो क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा है, और Kb कम है तो क्षारीय सामर्थ्य कम है, ठीक है। अब निकालना कैसे है, वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ये मैं आपको सिखाती हूँ। तो बच्चों ये बात तो क्लियर हो गई कि एमीन की क्रिया अगर हम खनिज लवणों से कराए तो अमीन जो है, खनिज अम्लों से कराए तो अमीन जो है वो लवण बनाता है, तो मतलब अम्ल से क्रिया करने वाला तो क्षार माना जाएगा। तो हमने देखा अमीन खनिज अम्ल से क्रिया करता है, लवण बनाता है, मतलब ये चीज़ जो है ये इसकी बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। अब हुआ क्या, तो हम कहेंगे एमीन में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है बच्चों। अमीन में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म किस पे है, तो हम यहाँ लिख देते हैं N परमाणु, है ना। अमीन में नाइट्रोजन एटम पर, नाइट्रोजन परमाणु पर एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लोन पेयर, ठीक है। तो लोन पेयर होने के कारण ये लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। अब आपको पता है 3 प्रकार के अम्ल हैं। अगर मैं सिर्फ अरीनियस का कॉन्सेप्ट देखूं तो अरीनियस कहता है जो HIN देता है वो अम्ल, OH- देता है वो क्षार। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट देखें तो हम कहेंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, जो प्रोटॉन ले लेता है वो क्षार, और जो प्रोटॉन छोड़ता है वो अम्ल ही सही, है ना। और लुईस का कॉन्सेप्ट देखें तो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला अम्ल और इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला क्षार। तो हम कहेंगे एमीन में RNH2 या RNHR या R3N, कुल मिला के नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म अगर आप दान कर लोगे तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या माने जाओगे, क्षार। तो अमीन जो है वो लुईस क्षार भी है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्षार भी है, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई मुझे स्ट्रेंथ पता करनी है, मैथिलअमीन ज़्यादा क्षारीय है कि एथिलअमीन ज़्यादा क्षारीय है। तो हम देखते हैं कि भाई एमीन के क्षारीय सामर्थ्य
है ना, क्षारीय सामर्थ्य मतलब बेसिक स्ट्रेंथ की तुलना करना चाहते हो तो ये हम Kb और pKb के आधार पे ही उसको कंपेयर करेंगे। अब कैसे करना है, तो देखो हम क्या करते हैं बच्चों, मान लो हमने ले लिया एमीन, तो एमीन हो गया हमारे पास RNH2, ठीक है, जलीय विलयन ले लिया, तो हम कहेंगे जलीय विलयन मतलब H+ और OH-। अब बच्चों जल में प्रोटॉन है ना, RNH2 क्या करेगा, प्रोटॉन दे देगा, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन में इसको दे दूं एमीन को, लोन पेयर तो है ही, तो ये बनाएगा RNH3+ और साथ में क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे OH- आयन। RNH3+ को बोलेंगे बच्चों एल्किल अमोनियम, RNH3+ को क्या बोला जाएगा, एल्किल अमोनियम, और OH- क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हमें लग रहा है कि एमीन का जो जलीय विलयन है वो OH- आयन दे रहा है। इस अभिक्रिया को देख के क्या लग रहा है, अमीन का जलीय विलयन जल में OH- आयन दे रहा है, यानी ये क्षार तो है। अब हम क्या करते हैं कि रिवर्सिबल इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट निकाल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य अवस्था स्थिरांक निकाल देते हैं, है ना, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा Kp Kc इस तरह से। तो फिलहाल में साम्य अवस्था स्थिरांक K निकाल देते, तो बच्चों K बराबर क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में मेरे पास है RNH3+ और दूसरा क्या है OH-, और क्रियाकारक में क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे RNH2 और साथ में क्या है, तो H- तो मैंने लिखा है, एक्चुअली क्या है वाटर, ठीक है। अब वाटर में इधर ले लेती हूँ, तो बच्चों K इंटू वाटर इक्वल्स टू, तो RNH3+ इंटू OH- अपॉन RNH2, ठीक है। अब बच्चों वाटर कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट है ना भाई, जल की सांद्रता तो बहुत ज़्यादा होती, OH आयन, अमाइन आयन बहुत कम होंगे, एल्काइल अमोनियम आयन, है ना, तो वाटर कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा एक्सेस है, तो हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, और K तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो बच्चों चूंकि जल की सांद्रता कांस्टेंट है, निश्चित है, अतः तो बच्चे जल की सांद्रता निश्चित है, अतः K इंटू वाटर को हमने कह दिया क्या, Kb, तो हम K इंटू वाटर को नया कांस्टेंट मान लेते हैं और वो है Kb, और Kb को पढ़ना है क्षार वियोजन स्थिरांक। Kb को क्या पढ़ोगे, क्षार वियोजन स्थिरांक, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो हम कहेंगे ये हो गया क्षार वियोजन स्थिरांक, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करें, तो हम लिख देते, देखो Kb इक्वल्स टू क्या आएगा, तो बच्चों Kb इक्वल्स टू आएगा RNH3+ एल्किल अमोनियम आयन इंटू OH- आयन अपॉन RNH2, अमीन की सांद्रता, ठीक है। तो ये हो गया RNH3+ इंटू OH- अपॉन RNH2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर अमीन बहुत ज़्यादा क्षारीय है तो बहुत ज़्यादा OH आयन देगा, और बहुत ज़्यादा OH आयन देगा तो जितने ज़्यादा OH आयन देगा क्षारीयता उतनी ज़्यादा है, यानी Kb का मान उतना ज़्यादा है, तो क्षारीयता ज़्यादा है Kb ज़्यादा है, Kb ज़्यादा है क्षारीयता ज़्यादा है ना, तो Kb बेसिक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है ना, Kb क्षार वियोजन स्थिरांक का मान क्षारीय सामर्थ्य को दर्शाता है। इन शॉर्ट आपको बताना है कि जितने ज़्यादा OH आयन होंगे बच्चों, है ना, जितने ज़्यादा OH आयन होंगे उतना ज़्यादा Kb का मान होगा, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं एक बार, ये ठीक है, और हम क्या लिखेंगे कि भाई जैसे जैसे OH- आयंस, है ना, OH- आयंस बढ़ेंगे या OH- आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते, सांद्रता बढ़ेगी, है ना, वैसे वैसे Kb का मान बढ़ेगा। और आपको पता है नेगेटिव लॉग ऑफ Kb, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, है ना, नेगेटिव लॉग ऑफ Kb क्या होता है, pKb, तो Kb बढ़ता है तो pKb उतरता है, तो Kb बढ़ेगा pKb घटेगा और क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आपको कंपेयर करना हो ना कि भाई अच्छा क्षार कौन है ना, कम दुर्बल कौन है, प्रबल कौन है, तो Kb के मान से कंपेयर कर लो।
जिसका केबी ज़्यादा है वो अच्छा क्षार है, क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा है, और जिसका केबी का मान कम है उसका क्षारीय सामर्थ्य कम है। तीसरी बात है। क्लियर, सिंपल सी चीज है ये। ठीक है, तो ये है एमीन्स का बेसिक स्ट्रेंथ केबी के आधार। अब हम कंपेयर करें अलग अलग एमीन्स को, तो पहले एक चीज हमारी क्लियर होगी, केबी का मान जितना ज्यादा होगा यानी पीकेबी का मान जितना कम होगा क्षारीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा, है ना। हमने पहले भी लिखा था क्षारीय सामर्थ्य जो है वो केबी के समानुपाती और पीकेबी के क्या है, तो बच्चों पीकेबी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब बच्चों एमीन की संरचना और क्षारकता में संबंध का अध्ययन करना, मतलब तो हम क्या कर रहे हैं कि आपसे सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा, भाई एलिफेटिक अमीन और अमोनिया ज़्यादा बढ़िया क्षार कौन सा है, कंपेयर करके बताओ। ठीक है, तो हम कहेंगे देखो अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर उपस्थित है, तो आप तो एमीन की बात करो, एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक मतलब एल्किल समूह से जुड़ा हुआ एमीन, है ना, आर एल्किल समूह होना चाहिए, तो हम कहेंगे यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो बच्चों अगर दोनों पे लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं मतलब लुईस क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। तकलीफ क्या है, तो हम कहेंगे तकलीफ तो कुछ नहीं, क्षार तो दोनों है ना। अमीन चाहे अमोनिया, दोनों में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण ये अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर सकते हैं, और अगर ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं इसका मतलब ये दोनों क्या है, तो हम कहेंगे दोनों क्षार है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो बच्चों प्रॉब्लम आ रही है कि ये तुम्हारा जो एल्किल समूह है ना, इसका प्लस आई प्रभाव नहीं है क्या, है ना। एमीन की क्षारीयता ज्यादा है बच्चों अमोनिया के कंपैरेटिवली, प्लस आई प्रभाव, है ना, क्या है, ईडीजी प्रकृति, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो प्लस आई प्रभाव किसका, तो बच्चों एल्किल समूह की बात चल रही है, एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण ये यहाँ इलेक्ट्रॉन धकेल रहे, तो बच्चों नाइट्रोजन पे क्या हो गया, वैसे ही लोन पेयर था, ये तो दान करने जा रहा था, पड़ोसी ने कहा मैं भी सपोर्ट कर देता हूँ, मेरा प्लस आई प्रभाव है, मेरे को इलेक्ट्रॉन धकेलने, तो हम नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते। ठीक है, तो बच्चों एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव यानी डोनेटिंग नेचर के कारण क्या होगा, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, बढ़ गया भाई, आप क्या करें, तो बच्चों अगर नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज़्यादा है, तो हम कहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो दान करना आसान हो जाएगा। आप तो लोन पर वैसे ही डोनेट कर रहे हो ना, प्रोटॉन को डोनेट कर रहे हो चाहे किसी को भी डोनेट कर, तो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है जिससे प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, चाहे इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति, दोनों एक ही है बच्चों, है ना। कहीं लिखा हो कि नहीं इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति, तो दान तो प्रोटॉन को ही करेगा, हम प्रोटॉन के साथ इसका स्टडी कर रहे हैं, है ना, जलीय विलयन में पढ़ रहे थे, तो हम कहेंगे जिससे प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ऐसे लिखो या क्या लिखो, तो हम कहेंगे या इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति, है ना। इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना किसको है, प्रोटॉन को ही तो दान करना है, तो प्रोटॉन को आप पास ले आओगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब इससे क्या फायदा हो, तो बच्चों जल्दी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा तो ज्यादा क्षारीय होगा, है ना। तो हम कहेंगे इस वजह से, इस कारण एलिफेटिक एमीन या एल्किल एमीन या मैथिल एमीन, कुछ भी उदाहरण लेके दे सकते हो, एलिफेटिक अमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं। ठीक है, क्या इतनी सी बात क्लियर है। एलिफेटिक अमीन का क्षारीय सामर्थ्य अमोनिया की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। रीजन बताओ, तो रीजन है एल्काइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव। एल्काइल ग्रुप का जितना प्लस आई इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन युग्म धकेलेगा, शिफ्ट करेगा, कहाँ शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन तो वैसे ही लोन पे डोनेट करने जा रहा था, पड़ोसी मदद कर रहा है तो डोनेशन ईजी हो जाएगा, तो एमीन ज्यादा अच्छे बेस माने जाएंगे एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया की तुलना में एलिफेटिक अमीन, मैथिल अमीन बढ़िया क्षार होगा, एथिल अमीन और बढ़िया क्षार होगा।
क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया? ये सवाल बनता है बच्चों एग्जाम्स में कि ज्यादा क्षारीय कौन है, एलिफेटिक अमीन है कि अमोनिया है, कंपेयर करके समझा दो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा है कि गैसीय अवस्था में एमीन की क्षारकता का क्रम बताओ। तो बच्चों गैसीय स्टेट में हम बाकी सारी चीजें नहीं डिस्कस करते, गैसीय अवस्था में हम उत्तर जो है उसे प्लस आई प्रभाव के आधार पे देंगे। ठीक है, और बाकी जो है हिंड्रेंस है या विलायक योजन प्रभाव है, पानी में घोलोगे तो प्रोटॉन प्रोटॉन की बात आएगी ना, पानी में ले ही नहीं रही हूँ तो गैसीय अवस्था की बात कर रही हूँ, तो प्रोटोनेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, विलायक योजन प्रभाव ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। त्रिविम विन्यासी बाधा, तो गैस में गएगी त्रिविम विन्यासी बाधा, अणु ऑलरेडी दूर दूर है। ठीक है, तो फालतू कोई चीज नहीं आएगी गैसीय अवस्था में। ठीक है, गैसीय स्टेट लिख दूं, गैसीय स्टेट में एमीन की क्षारीयता या एमीन के क्षारीय सामर्थ्य का निर्धारण, क्षारीय सामर्थ्य का निर्धारण केवल प्लस आई प्रभाव से करना है बच्चों। बढ़िया कौन है, खराब कौन है ना, का निर्धारण केवल प्लस आई प्रभाव से किया जाता है। बस आई प्रभाव से आपको समझाना है कि ये अच्छा क्षार है कि खराब क्षार, प्लस आई प्रभाव से किया जाता है। अब कैसे? तो देखो मेरे पास 3 तरह के अमाइन है, पहले मैंने लिख दिया 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है इसी। फिर मैंने लिख दिया 2 डिग्री अमाइन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो ही। फिर मैंने लिख दिया 1 डिग्री अमाइन, है ना, और फिर मैंने लिख दिया अमोनिया। ठीक है, अब तुम सोचो सब में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सब के सब तैयार है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए, है ना, ये भी डोनेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। लेकिन बच्चों यहाँ 3 एल्किल समूह हैं, तो यहाँ प्लस आई प्रभाव 3 बार है ना। ये कहेगा भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये कहेगा हाँ मैं भी करूंगा, ये कहेगा मैं भी करूंगा, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत बढ़ जाएगा, तो ये जल्दी डोनेट करेंगे। यहाँ मददगार कितने हैं? तो बच्चों यहाँ मददगार 2 है, और यहाँ कितना है? तो यहाँ मददगार 1 है, और वहां तो कोई नहीं। तो बच्चों सबसे बढ़िया क्षार कौन होगा गैसीय अवस्था में? तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा क्षार होगा 3 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, फिर होगा 1 डिग्री, और फाइनली क्या होगा? तो हम कहेंगे अमोनिया। गैसीय अवस्था में सबसे बढ़िया क्षार होगा 3 डिग्री अमीन। क्यों? क्योंकि प्लस आई प्रभाव सर्वाधिक है ना। तुम समझे मेरी बात? नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, लुईस क्या कहता है कि जिसके पास लोन पेयर है वो दान तो करेगा ही, भाई पैसा है तो दान तो करोगे ही, है ना। हम तो नहीं करे लेकिन वो तो करेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो उसको डोनेट करना है, तो वो बेचारा जा रहा है डोनेट करने, है ना। अब उसके साथ मान लो अमोनिया ही था अकेला, तुमने कहा कि नहीं अमोनिया नहीं अमीन की बात करो, तो हमने एक आर लगा दिया, है ना। अमोनिया तो अकेला ही था, आपने कहा नहीं मैं तो एक आर लगा लेता, तो ये आर कहेगा कि भाई मेरी नेचर तो रखने की नहीं है, मैं तो ईडीजी हूँ, मैं ईडीजी हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता हूँ, मेरे पास होता भी है तो मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो अमोनिया से बेटर ये हो गया, ये कहे अच्छा मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर तो था ही, पड़ोसी भी मदद कर रहा है, पड़ोसी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, तो दान करने जा ही रहे हो, कोई मदद कर रहा है तो और अच्छे से हो जाएगा। यहाँ तो हम कहेंगे यहाँ तो 2 एल्किल समूह है, ये कहेगा भाई मैं भी ईडीजी हूँ, ये कहेगा मैं भी ईडीजी हूँ, तो तुम तो जा ही रहे हो, हमारी तरफ से भी ले जाओ थोड़ा डोनेट करने, तो ये और अच्छे से काम करेगा। और यहाँ तो बच्चों यहाँ तो 3 प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह हैं, तीनों मिलके कहेंगे कि भाई हमारी तरफ से इलेक्ट्रॉन तो रख ले, शिफ्ट कर रहे, दे नहीं रहे, शिफ्ट कर रहे हैं ना, प्रभाव है इलेक्ट्रॉन खिसकाने वाला, तो नाइट्रोजन पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, अब वो और आराम से क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा उतना अच्छा क्षार, जितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतना अच्छा बेस माना जाएगा ना। तो सबसे बढ़िया अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ किसका है? तो हम कहेंगे 3 डिग्री सर्वाधिक क्षारीय, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और अमोनिया तो बेचारा ठीक है अमोनिया है ना, तो उसी से तो शुरुआत हुई है, तो हम कहेंगे ओके इससे शुरुआत हुई थी, सबसे पहले ये डोनेट करने गया था, ये थोड़ा महान निकला, ये और महान निकला, और ये और महान निकला। लेकिन ये सारी महानता जो है वो गैसीय अवस्था में, क्योंकि गैसीय अवस्था में और चीजें काम नहीं करती, है ना। मैंने आपको कहा कि विलायक योजन प्रभाव आएगा, एक मतलब प्रोटोनेशन इफेक्ट आएगा, या त्रिविम विन्यासी बाधा आएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस। गैसीय अवस्था में ऐसी कोई फालतू बात लगती ही नहीं, ठीक है। तो हम कहेंगे गैसीय अवस्था में पूछे तो ये आंसर है, कुछ भी नहीं सोचना। अगर वो पूछे गैसीय अवस्था में अमीन के क्षारीय सामर्थ्य का क्रम बताओ,
गैसीय अवस्था में सबसे बढ़िया अमीन कौन सा है? क्षारीय अवस्था। तो हम कहेंगे 3 डिग्री सबसे बढ़िया बेसिक है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया। केबी का मान बताओ 3 to 1, पीकेबी का मान बताओ उल्टा, क्योंकि केबी और पीकेबी उल्टा होता है ना, 1 to 3, या पहले अमोनिया फिर 1 फिर 2 और फिर 3। ठीक है, अब तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये होगी गैसीय अवस्था की बात। अब इसके बाद अगर हम कहेंगे नहीं जलीय अवस्था में बताओ, तो बच्चों जलीय अवस्था में थोड़ी गड़बड़ है ना। एक्वस सॉल्यूशन या विलियन अवस्था, जलीय अवस्था नहीं कह के अगर वो तुम्हें कहे कि नहीं विलियन अवस्था में एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ समझाओ तो सही, लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में समझाओ, विलियन अवस्था में समझाओ, तो यहां तुम फंसे। अब कैसे फंसे, तो फिलहाल आंसर याद रखो, ठीक है, फिर बताती हूं क्यों और कैसे। तो देखो जलीय अवस्था या विलियन अवस्था में ऑर्डर जो होता है वो होता है 213, याद रहेगा 213 213 है ना, और अमोनिया बाद में आएगा वैसे भी, ठीक है। तो 213 और लास्ट में अगर अमोनिया से भी कंपेयर करना है तो ये ऑर्डर जब आएगा जब आपका एल्किल समूह मेथिल है, जब बात मेथिल की चल रही है। 213 213 213 याद रह जाएगा, जब एल्किल समूह मेथिल है तो 213, लेकिन एल्किल समूह मेथिल की जगह एथिल है ना, एल्किल समूह का आकार बड़ा हो जाता है तो फिर प्लस आई प्रभाव डोमिनेंट हो जाता है। बता रही हूं क्या है कैसे है। तो ऑर्डर ये है, ठीक है, 213 231 213 231 213 231। पहले एल्किल समूह मेथिल है तो 213, एल्किल समूह एथिल है तो 231। अब ये कैसे हुआ? अभी तो आप 3 डिग्री सबसे बढ़िया कर रहे थे, अब आपको कोई एल्किल है 2 डिग्री सबसे बेस्ट रहे, है ना। अब प्रोपिल टर्शियरी ब्यूटिल बातें बदल जाएंगी, फिलहाल हमारे सिलेबस में 2 ही है तो हम 2 को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई जलीय अवस्था में अगर क्षारीय सामर्थ्य की बात करें तो सिर्फ प्लस आई प्रभाव का काम नहीं है, 2 चीजें और है। कौन सी? तो हम कहेंगे देखो जल के अणुओं द्वारा विलायक योजन, सॉल्वेशन। अगर आप पानी में चले गए तो जल के अणु आपको घेर लेंगे, है ना। एक कल को मैंने मूवी में एक कहावत सुनी थी कि टाइगर इन द फॉरेस्ट एंड क्रोकोडाइल इन द वाटर, है ना, कि अगर आप सुरक्षित तो आप कहीं नहीं हो, जंगल में जाओगे तो शेर आपका शिकार कर सकता है, पानी में चले जाओगे तो कौन सा मगरमच्छ आपको छोड़ देगा, ठीक है। तो जब आपकी गैसीय अवस्था थी तो प्लस आई प्रभाव के हिसाब से काम चल रहा था, लेकिन अब आपका जलीय विलयन है तो बच्चे जलीय विलयन है तो फिर हम कहेंगे इस बार 2 फैक्टर और काम करेंगे। एक तो पानी कौन सा छोड़ देगा, जल के अणु घेरा बनाएंगे। आप पानी में आए हो ना, आ जाओ, जल के अणु घेरा बनाएंगे। जब आप गैसीय अवस्था में थी तो वैसे ही गैस के अणु थे, दूर दूर थे, कोई टेंशन ही नहीं थी, कोई त्रिविम विन्यासी बाधा थी नहीं, लेकिन यहाँ तो वो भी है ना, क्योंकि द्रव अवस्था है, अणु पास है तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, जगह कम होगी, जगह तो है जितनी है, भीड़ आपने ज़्यादा कर दी तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगेगा। तो बच्चों 2 चीजें काम करेंगी, एक तो जल के अणुओं द्वारा विलायक योजन प्रभाव, है ना, धनायन का आकार जितना बड़ा होगा विलायक योजन उतना ही कम होता है। अब ये क्या चीज है विलायक योजन? तो अपन ऐसा करते हैं, विलायक योजन प्रभाव को समझते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास था अमीन 1 डिग्री, ठीक है, मान लो पहले रिएक्शन लिख रही 1 डिग्री अमीन, तुमने कहा कि भाई जलीय विलयन या विलयन अवस्था में इसका क्षारीय सामर्थ्य, तो ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा। विलयन अवस्था में तो प्रोटॉन है, गैस में नहीं था, तो हम कहेंगे ठीक है, तो ये बनाएगा RNH3+। नाम बता चुकी हूँ, वापस ही लिखूंगी, बोलो नाम क्या है? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, नाम क्या है? R क्या है? एल्किल। R क्या है? एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कुछ भी। NH3+ क्या है? अमोनियम। NH3+ है ना, अमोनिया तो है, चार्ज पॉजिटिव हो गया ना तो अमोनियम। अब हुआ क्या बच्चों, तो हम कहेंगे भाई ठीक है ये एल्किल अमोनियम तो है ना, RNH3+ में, चलो ये हो गया R, और NH3+ मतलब देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 2 तो खुद के ही है, एक प्रोटॉन इसने अपना पेयर प्रोटॉन को दान किया, ये ठीक है। अब बच्चों पानी के अणुओं के साथ क्या ये हाइड्रोजन बंध बनेगा? तो हम कहेंगे पानी में तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन को देखते ही आ जाता है कि हाँ भाई चलो दोस्त आया है, ठीक है, तो अट्रैक्ट तो हो गई। और यहाँ तो हम कहेंगे बिल्कुल 1 डिग्री अमीन का देखो 3 फ्रेंड है, 3 जल के अणुओं को बुला दिया, है ना, तो इसका विलायक योजन, विलायक से योजन एडिशन बहुत ज्यादा होगा, है ना। खुश हो जाएगा ये पानी में आते ही, ओहो 3 दोस्त है। एक होता है ना अपन कहीं जाते हैं और फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो मजा आ जाता है। अब जितने ज्यादा दोस्त होते हैं आपको तो घेरा बना लिया, है ना, अब आपकी फैमिली आपको ढूंढती रह जाएगी, आप तो सर्कल के अंदर आ गए,
तो 1 डिग्री अमीन के पास खुद के 2 हाइड्रोजन थे, पानी में आते इसको प्रोटॉन मिला 3 हो गए, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल ने इसको घेर लिया। तो घेर लिया तो इसका योजन है ना, इसका एडिशन, इसका मिक्सअप जो है वो ज्यादा हो गया, और जितना ज्यादा मिक्सअप उतना ज्यादा स्थायी। ये तो मजा आ गया, इसको बैठ गई। 2 डिग्री अमीन की बात करूं तो देखो ये तो 1 डिग्री था, है ना। 2 डिग्री में क्या था, तो हमने कहा देखो 2 डिग्री ऐसा कुछ था R2NH, है ना, और एक प्रोटॉन ग्रहण कर भी लेगा तो ये हो जाएगा R2NH2 प्लस, डाई एल्किल अमोनियम, R2NH2 प्लस, तो R2 मतलब डाई एल्किल, NH2 प्लस मतलब अमोनियम। अब क्या हुआ, तो भाई अब यहाँ पे भी चीजें तो यहाँ पे भी नहीं संभल रही, है ना। ये कहेगा मेरे भी तो 2 दोस्त हैं, मैं भी पानी में आया हूँ, एक खुद का हाइड्रोजन, एक खुद का फ्रेंड जो एक्सेप्ट किया इसने, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे, तो ये 2 जल के अणुओं को अट्रैक्ट करें, है ना। तो बच्चों अमीन जो है, मैं प्रोटोनेटेड अमीन कह दूं क्योंकि अमीन ने प्रोटॉन ग्रहण किया तो ये प्रोटोनेटेड हो गया। तो प्रोटोनेटेड अमीन का जल के अणुओं के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण विलायक योजन हो जाता है, सॉल्वेशन हो जाता है। और पानी ले रहे हो तो हाइड्रेशन भी लिख देते हो, जल योजन क्यों लिखे, विलायक योजन, जल ले रहे हैं ना तो जल योजन हो जाता है, ठीक है। 3 डिग्री अमीन की बात करें तो भाई 3 डिग्री अमीन में खुद का तो कोई हाइड्रोजन था नहीं, पानी से ही एक हाइड्रोजन आया तो उसको इसने प्रोटॉन दे दिया, तो इसका भी विलायक योजन होगा, स्वागत तो इसका भी होगा भाई, प्रोटॉन तो इसने लिए ही, ठीक है। तो बच्चों हुआ क्या, तो हम कहेंगे हुआ ये कि एमीन और जल के अणुओं के मध्य क्या हो, एमीन व जल के, एमीन नहीं मुझे लिखना चाहिए था, प्रोटोनेटेड अमीन, है ना, प्रोटोनेटेड मतलब प्रोटोनीकृत, एग्जैक्ट हिंदी लिखनी है ना, प्रोटोनेटेड या प्रोटोनीकृत अमीन, जिसे प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, प्रोटोनेटेड अमीन व जल के अणुओं के मध्य क्या है, तो हम कहेंगे अंतराणुक हाइड्रोजन बंध है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा आयन कौन सा है, तो यहां तो देखो 3 हाइड्रोजन है, एल्किल समूह एक ही है भाई, हाइड्रोजन तो छोटा है, इसकी वजह से क्या दिक्कत है, साइज में, साइज की प्रॉब्लम ये करेगा R, वहां 2 R है, और यहां देखा जाए ना तो इसको आपको छोटा सा लग रहा है, छोटा सा है नहीं, ये बड़ा पैकेट है, ये 3 R है। तो अभी तुमने क्या पढ़ा कि जितना बड़ा एल्किल समूह का आकार होगा, है ना, अमोनियम का जो विलायक योजन है वो कम होगा, कम स्थायी है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कम स्थायी, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक ही बनाया है। यहाँ तो हम कहेंगे सर्वाधिक स्थायी या अधिक स्थायी, क्योंकि आपने क्या किया, आपने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। तो अगर सिर्फ प्रोटोनेशन इफेक्ट को ही ध्यान में रखूं तो प्रोटोनीकरण प्रभाव क्या कहता है, तो हम कहेंगे ये तो कहता है सबसे बढ़िया बेसिक स्ट्रेंथ जो है, सर्वाधिक क्षारीय सामर्थ्य 1 डिग्री का होना चाहिए, फिर 2 का होना चाहिए और फिर 3 का होना चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़िया प्रोटोनेटेड है ना। देखो प्रोटॉन ग्रहण करना ही तो क्षारीय सामर्थ्य को दर्शाएगा, जितना जल्दी प्रोटॉन ग्रहण करेगा साइड वाला OH आयन छोड़ेगा, और जितने ज्यादा OH आयन छोड़ेगा Kb का मान बढ़ेगा। तो अगर मैं सिर्फ इसी इफेक्ट को सोचूं, विलायक योजन जल योजन लिखा है बुक में तब भी ठीक है, क्योंकि मैं विलायक के रूप में जल लूंगी तो जल योजन ही होगा ना, समझे मेरी बात। मैं विलायक के रूप में अगर मैंने जल का प्रयोग किया तो जल योजन, हाइड्रेशन, अदरवाइज कोई भी सॉल्वेंट लेते हो तो सॉल्वेशन, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ इस इफेक्ट को सोचो तो बेसिक स्ट्रेंथ लग रही है कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। बात समझ में आई, ये 2 डिग्री अमीन था ना, ये 2 डिग्री अमीन और जल के मध्य अंतराणु हाइड्रोजन बंध था, ये 1 डिग्री में था इसी, और ये क्या है, तो हम कहेंगे 3 डिग्री अमीन में, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ अपना उत्तर विलायक योजन प्रभाव के आधार पे दूं, है ना, तो बच्चे मुझे और कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इसी के आधार पे सोचूं, तो विलायक योजन प्रभाव के आधार पर, विलायक योजन प्रभाव के आधार पर क्षारीय सामर्थ्य की बात की जाए तो सर्वाधिक क्षारीय सामर्थ्य होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, और फिर क्या होगा, तो हम कहेंगे 3 डिग्री, है ना। विलायक योजन प्रभाव के आधार पे क्षारीय सामर्थ्य हो जाएगा बच्चों 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और देन 3 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो सिर्फ विलायक योजन प्रभाव है, और क्या सोचना बाकी रह गया। देखो तो विलायक योजन प्रभाव में आपको एक लाइन लिखनी है, प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन। प्रतिस्थापित मतलब समझ गए ना, अमोनिया
का H हटा हटा के तुमने एल्किल समूह लगाए थे। भाई अमोनियम तो ये था ना NH4, अमोनियम तो ये था ना RNH4+। जब तुमने 1 डिग्री अमीन बनाया और फिर उसका अमोनियम आयन बनाया तो ये बना, 2 डिग्री बनाया तो बच्चों ये बन गया था, और 3 डिग्री बनाया तो ये बना था। तो ये सारे क्या है, ये अमोनियम है और वो सारे प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन है। तो प्रतिस्थापित अमोनियम धनायन का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा, संगत एमीन का क्षारीय सामर्थ्य उतना ही ज्यादा होगा। तो सर्वाधिक मैंने तो ये जल योजन इसमें देखा और न्यूनतम जल योजन मैंने इसमें देखा। तो इसके हिसाब से 1 डिग्री सर्वाधिक क्षारीय और 3 डिग्री तो हम कहेंगे लीस्ट, है ना। ये सर्वाधिक स्थायी क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये तो हम कहेंगे 1 तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो कंपेयर करने वाली बात है ना, तो ये सर्वाधिक स्थायी और वो हो जाएगा न्यूनतम स्थायी, बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक और इफेक्ट सोचना है, तो बच्चों वो है त्रिविम विन्यासी बाधा, है ना। अब देखो, एक तो मैंने लिखा RNH2, या मैं लिख देती हूँ चलो मेथिलेमीन, ठीक है ना। एक ही समूह है, आपको लगेगा प्लस आई प्रभाव है, तो दिक्कत क्या है ना। फिर मैं कहूँ नहीं एथिलेमीन, नहीं एथिलेमीन नहीं, डाईमेथिलेमीन, और फिर मैं कहूँगी नहीं ट्राई एथिलेमीन। तो जलीय विलयन की बात है ना। तो ये भी जा रहा है प्रोटॉन डोनेट करने, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। तो प्रोटॉन अप्रोच कैसे करेगा, है ना। यहाँ तो फिर भी जगह है, बस एक मैथिल ही तो है, हाइड्रोजन तो छोटे छोटे, इसको अप्रोच करना ईजी। यहाँ दो मैथिल समूह, इसको घेर लिया, इसको अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्ट है। पहुंचना, अप्रोच करना मतलब इसके पास पहुंचना। और प्रोपिलमीन, तो मान लो दूर खड़ा प्रोटॉन सोच रहा है कि भाई सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ उपलब्ध है, प्लस आई प्रभाव इसका, प्लस आई इसका, प्लस आई इसका, ठीक है। तो आप बड़े दानी हो, लेकिन इतना झुंड है आपको चारों तरफ कि पहुंचे कैसे, है ना। तो ये सोचेगा यहाँ पहुंचना मुश्किल है और यहाँ पहुंचना तो ईजी है, यहाँ भीड़ में मैं पहुंच जाऊंगा, और यहाँ तो बीच की सिचुएशन है ना। और यहाँ है तो सही, बट तो बहुत कुछ रहा है, पर जाऊँ कैसे, इतनी भीड़ है ना। तो बहुत बार क्या होता है, कहीं सेल तो लगी होती है पर इतनी भीड़ होती है कि अपन सोचते हैं जान दो यार क्या करना है, इतनी भीड़ में पहुंच जाए। तो ये इसी की भी यही समस्या है ना, कि इतनी भीड़ है, चारों तरफ से इतना घिरा हुआ है कि इसको अप्रोच करना मुश्किल है कंपैरेटिवली इसके, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके भाई, अप्रोच करना भी तो बड़ी बात है ना। लड़कियों को जल्दी समझ में आ गया, लेडीज़ को जल्दी समझ में आ गया कि सेल तो बढ़िया लगी, है ना। तो मैं जाऊँ तो सही, पर उस सेल में पहले से इतनी सारी भीड़ हो, तो जान दो यार, ऐसे मतलब नहीं है ना। तो प्रोटॉन की भी यही समस्या है कि 3 डिग्री अमीन में लोन पेयर अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध तो है लेकिन चारों तरफ से घिरा हुआ है, सिक्योरिटी टाइट में कहाँ जाऊँ, मुश्किल है मेरा जाना। 1 डिग्री में मेरे को ऐसी समस्या नहीं आई, है ना। तो इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ये मत लिखिए ना सेल ज़्यादा थी, सेल में भीड़ ज़्यादा थी तो पहुँचा नहीं, है ना। क्या लिखेंगे, जैसे जैसे एल्किल समूह में, जैसे जैसे एल्किल क्या लिख रही हूँ मैं, जैसे जैसे एमीन में एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती है। अब देखो, एल्किल समूह की संख्या बढ़े या फिर ट्राई मैथिलमीन का ट्राई एथिलमीन कर दे, बात वही है, समस्या दोनों में आएगी। भाई मैथिल की जगह एथिल कर दूँ तो भीड़ तो ज़्यादा ही हुई ना, ऐसे, ठीक है। तो जैसे जैसे एमीन में एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है तब भी बात अप्लाई होगी हमारी, संख्या बढ़ती है या एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, ठीक है। एल्किल ग्रुप लिख रही हूं मैं, एल्किल ग्रुप यानी एल्किल समूह का आकार बढ़ता है। तो बच्चों दोनों ही चीज भीड़ बढ़ाती है, बढ़ता है। वैसे वैसे त्रिविम समस्या, त्रिविम विन्यासी बाधा, त्रिविम विन्यासी बाधा बढ़ती है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं बच्चों, त्रिविम विन्यासी बाधा बढ़ती है। अब त्रिविम विन्यासी बाधा बढ़ने से क्या होगा, तो हम कहेंगे भी प्रोटॉन अप्रोच करना मुश्किल है ना। अतः प्रोटोनन या प्रोटोनीकरण कठिन हो जाता है, ठीक है। और प्रोटोनेशन अगर डिफिकल्ट हो गया, प्रोटोनेशन कठिन हो गया, तो फिर हम कहेंगे क्षारीय सामर्थ्य घट जाएगा, है ना। तो प्रोटोनन कठिन हो जाता है तथा क्षारीय सामर्थ्य, बेसिक स्ट्रेंथ, क्षारीय सामर्थ्य घट जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है बच्चों कम हो जाएगी।
तो अगर मैं सिर्फ हिंड्रेंस को सोच के अपना आंसर निकालूं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हमारा डिसीजन रहेगा, भाई अलग अलग लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो जो लोग सिर्फ प्रोटोनेशन को स्टडी कर रहे थे वो कह रहे थे सबसे बढ़िया 1 डिग्री, जो त्रिविम विन्यासी बाधा को स्टडी कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं सबसे बढ़िया क्या है 1 डिग्री है, यहाँ भीड़ कम है, यहाँ अप्रोच करना ईजी है, वहाँ भीड़ ज़्यादा है, अप्रोच करना मुश्किल है। ठीक है, तो बच्चों अगर त्रिविम विन्यासी बाधा के आधार पे ही सोचा जाए, ठीक है, ये तो अपनी अपनी थीसिस है, थियोरी है, हम दे रहे हैं, हमने ये रिसर्च किया और हमारा ये परिणाम है। ठीक है, तो त्रिविम विन्यासी बाधा, त्रिविम विन्यासी बाधा के आधार पर एमीन का क्षारीय क्रम, एमीन का क्षारीय सामर्थ्य, अगर मैं सिर्फ हिंड्रेंस की बात करके सोचूं बच्चों, सिर्फ मैं त्रिविम विन्यासी बाधा के आधार पे सोचूं तो मेरा आंसर जाता है 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री। अगर मैं प्रोटोनेशन के हिसाब से सोचूं तब भी मेरा आंसर 1 2 3 है, अगर मैं हिंड्रेंस के साथ में सोचूं तब भी मेरा आंसर 1 2 3 है। लेकिन अगर मैं प्लस आई प्रभाव के आधार पे सोचूं तो बच्चे अगर मैं प्लस आई प्रभाव के आधार पे सोचूं तो बच्चों परंतु प्लस आई प्रभाव के आधार पे, प्लस आई प्रभाव के आधार पर क्षारीय सामर्थ्य का क्रम, तो बच्चों जो गैसीय अवस्था में होगा वही होगा ना। गैसीय अवस्था में क्या बताया था, बाकी कोई चीजें काम नहीं करती, तो तुमने कहा था जितने ज्यादा एल्किल समूह उतना बढ़िया क्षारीय सामर्थ्य। तो बच्चों प्लस आई प्रभाव के आधार पे क्षारीय सामर्थ्य का क्रम जो है वो क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे वो होना चाहिए 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन अमोनिया। अमोनिया में तो कोई प्लस आई प्रभाव था नहीं, तो ये होना चाहिए। तो फंस गए, है ना। अगर प्लस आई प्रभाव सोचे तो क्या होना चाहिए 3 2 1, और अगर मैं हिंड्रेंस की बात करूं, है ना, अगर मैं विलायक योजन की बात करूं तो 1 2 3 होना चाहिए था। ठीक है, और अगर मैं त्रिविम विन्यासी बाधा की बात करूं बच्चे, तो त्रिविम विन्यासी बाधा के हिसाब से भी क्या होना चाहिए था 1 2 3। तो 2 जने कह रहे हैं 1 2 3 और 1 जना कह रहा है 3 2 1। तो ओवरऑल जो हम हमारे आंसर पे पहुंचे वो क्या पहुंचे, तो हमने पढ़ा ना 213 और 231। ठीक है, जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है बच्चों, देखो 2 डिग्री तो बीच में आई है, केबी के मान क्या कहते हैं 2 डिग्री सबसे ज्यादा है, तो ठीक है 3 2 1 1 2 3, तो बीच में 2 डिग्री तो रही, तो ये तो ज्यादा कर दिया। अब यहाँ 1 आगे किया, यहाँ 3 आगे किया, तो इसकी वजह है बच्चों जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, प्लस आई प्रभाव डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, प्लस आई प्रभाव डोमिनेंट मतलब प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों 2 डिग्री तो आगे आ ही गया। अब मेथिल से एथिल गए तो प्लस आई प्रभाव डोमिनेंट हो गया। तो प्लस आई प्रभाव क्या कहता है कि बड़ा अमीन जो है, मतलब ज्यादा एल्किल समूह वाला अमीन जो है वो ज्यादा क्षारीय होना चाहिए। तो 3 डिग्री में क्या है, 3 डिग्री में क्या थे, तो 3 एल्किल समूह थे, है ना। तो एल्किल समूह बढ़ गए तो प्लस आई प्रभाव बढ़ गया, तो मैंने 3 डिग्री ज्यादा ले लिया। ठीक है, तो मैथिल वाले में ये नहीं लगता है ज्यादा प्लस आई प्रभाव डोमिनेंट नहीं होता है, वहां विलायक योजन डोमिनेंट होता है। लेकिन एथिल है तो अब वो तो आपका धनायन बड़ा ही हो गया भाई, मैथिल अमोनियम था और एथिल अमोनियम था, तो अब आपका धनायन बड़ा ही। अब प्रोटोनेशन वाला इतना इफेक्ट नहीं करेगा, प्रोपिल है तो और बड़ा हो गया धनायन, तो अब वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अब आपका प्लस आई प्रभाव जो है उसके आधार पर उत्तर को तय करना है। तो जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा प्लस आई प्रभाव प्रभावी हो जाता है तथा क्षारीय सामर्थ्य का निर्धारण, बेसिक स्ट्रेंथ जो डिसाइड करेंगे ना बच्चों, क्षारीय सामर्थ्य का निर्धारण प्लस आई प्रभाव के आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ जो हमारी डिसाइड होगी, है ना, वो प्लस आई प्रभाव के आधार पर ही करेंगे, आधार पर ही किया जाता है। समझे मेरी बात। तो ये है बेसिक स्ट्रेंथ। 213 कब लेना है, 231 कब लेना है, तो अगर मैथिल समूह हो तो 213, है ना, 3 डिग्री पीछे हो जाएगा।
लेकिन एथिल समूह हो तो 231, 3 डिग्री आगे आ जाएगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा। समझे? आपसे पूछे अमोनिया ज़्यादा बढ़िया बेस है कि एल्किल अमीन, तो हम कहेंगे अमोनिया पे भी लोन पेयर है भाई, एल्किल अमीन पे भी लोन पेयर है। एल्किल समूह साथ में कनेक्ट होने से क्या हुआ, तो एल्किल समूह मेथिल एथिल प्रोपिल प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म धकेलने की प्रवृत्ति होती है। सहसंयोजक बंध में जो बंधित इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन धकेलेगा, पुश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन युग्म धकेलने की प्रवृत्ति के कारण क्या हुआ, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन दान करना आसान हो जाता है। दान किसको करना है, प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करना आसान हो जाता है। इसलिए अमाइंस बैटर बेस होते हैं, अच्छे लुईस क्षार होते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। अब गैसीय अवस्था में उत्तर केवल प्लस आई प्रभाव के आधार पर दिया जाएगा, तो प्लस आई प्रभाव सर्वाधिक होगा जब 3 एल्किल समूह होंगे, क्योंकि एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव है, तो एल्किल समूह ज्यादा तो प्लस आई प्रभाव ज्यादा। तो गैसीय अवस्था में बेसिक स्ट्रेंथ है 3 to 1। जलीय विलयन हो, विलयन अवस्था हो, 2 चीजें इफेक्ट करती है, विलायक योजन और त्रिविम विन्यासी बाधा। विलायक योजन जितना ज्यादा होगा, पानी की मॉलिक्यूल से प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद जल के अणुओं से जितने ज्यादा हाइड्रोजन बंध बनाओगी उतनी स्टेबिलिटी अचीव करोगी, है ना, और उतनी स्टेबिलिटी आएगी तो प्रोटॉन ग्रहण करने की पावर बढ़ जाएगी, कि जैसे ही प्रोटॉन लूंगा स्टेबल हो जाऊंगा, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ जाएगी। तो विलायक योजन सर्वाधिक जो होता है वो 1 डिग्री का होता है, फिर 2 का होता है, फिर 3 डिग्री का होता है। त्रिविम विन्यासी बाधा मतलब भीड़, तो 3 डिग्री में भीड़ सर्वाधिक होती है, 1 डिग्री में भीड़ जो है वो न्यूनतम होती है। तो त्रिविम विन्यासी बाधा भी यही कहता है कि क्षारीय सामर्थ्य आंसर 1 to 3 है। विलायक योजन भी यही कहता है, आंसर 1 to 3 है। आई बात समझ में? लेकिन एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव क्या कहता है, आंसर 3 to 1 है। तो केबी के मानों के आधार पे हमने इस उत्तर का निर्धारण किया है, ये आंसर है, और ये 2 डिग्री सर्वाधिक है। अब 1 कब हो रहा है और 3 कब होना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है बच्चों एरिल एमीन। भाई एलिफेटिक अमीन तो आपने बहुत सारा दे दिया, एरोमेटिक अमीन के बारे में समझाओ। एरोमेटिक अमीन की क्षारीयता, तो मुझे बताओ एरोमेटिक अमीन, उदाहरण मानो मैंने ले लिया एनिलीन, ठीक है, तो एनिलीन में NH2 समूह बेंजीन वलय के साथ है, एनिलीन में NH2 समूह बेंजीन वलय के साथ है। कॉन्जुगेशन है क्या, संयुग्मन, संयुग्मन मतलब समझे, शिफ्टिंग चलेगी, देखो है ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये इसके साथ शिफ्ट करेगा रिंग के साथ, और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। और मैंने तुम्हें सिखाया बच्चों, जहां तीर है वो नेगेटिव, जहां पूंछ है वो पॉजिटिव, तो आगे बढ़ो, तो हम कहेंगे देखो ऐसा कुछ है। पहले ये 2 बॉन्ड तो एज इट इज बना लेते, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है, ये कार्बन, तो बच्चों ये कार्बन पॉजिटिव है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो ये हो जाएगा NH2+। और आगे बढ़ो तो बच्चे अब क्या होगा, तो हम कहेंगे अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, ये नेगेटिव बैक साइड पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, तो इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव NH2+। और आगे बढ़ो तो बच्चों ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और फाइनल स्ट्रक्चर बनाओ, समझ में आ गया? देखो पहला बॉन्ड अगर क्लॉकवाइज है तो सारे क्लॉकवाइज ही चल रहे है ना, ये आगे चला, ये आगे चला, ये आगे चला, ठीक है। अब ये बॉन्ड वापस इधर शिफ्ट कर दो, तो नाइट्रोजन प्लस था, अब लोन पेयर वापस आ जाएगा, ये कार्बन कहेगा भाई मैं प्लस हो गया, तो बेटा प्लस माइनस डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, है ना। तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो ये लोन पेयर इधर चला गया, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये कुछ ऐसा, तो हम कहेंगे ये तो एनिलीन में अनुनाद दिख रहा है, एनिलीन में अनुनाद क्यों है, तो हम कहेंगे एनिलीन में NH2 समूह डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, क्या तुम्हें दिख रहा है? एनिलीन में NH2 समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा है, बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन में, संयुग्मन मतलब जब देखो लोन पेयर और डबल बॉन्ड एकांतरित होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं, एक छोड़कर एक होते हैं, या लोन पेयर
डबल बॉन्ड नहीं हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तब भी हम काम चला सकते हैं, है ना। अगर मैं कह दूं कि भाई पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड, लोन पेयर और डबल बॉन्ड एकांतरित होते हैं, उसे कहते हैं संयुग्मन, कॉन्जुगेशन की सिचुएशन। मतलब अब इनमें अनुनाद होगा। लगातार डबल बॉन्ड होंगे तो अनुनाद नहीं हो सकता, एक छोड़ के एक होते हैं ना तो अनुनाद होगा, क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट हुआ, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा और वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक छोड़कर एक होना जरूरी। तो बच्चे एनिलीन में अनुनाद तो दिख गया। अब अनुनाद के चक्कर में मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है एनिलीन में नाइट्रोजन पे प्लस घूम रहा है। तो हम कहेंगे हाँ, ये तो देख के लग रहा है कि एनिलीन में नाइट्रोजन पे क्या घूम रहा है, भाई प्लस घूम रहा है। तो लोन पेयर है का एनिलीन में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन समूह पे क्या आ गया, NH2 समूह पे क्या आ गया, धन आवेश आ गया। तो लोन पेयर तो नहीं है। अब अगर लोन पेयर नहीं है तो दान क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन युग्म होगा तभी तो दान करोगे। तो बच्चों एनिलीन में अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। इस चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाता है। कैसे करेगा, मतलब कम स्ट्रेंथ हो जाती है, कम इसकी क्षारीय सामर्थ्य हो जाती है, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं, उपलब्ध कोई चीज होगी तभी तो डोनेट करोगे। घर में ही वो चीज काम आ रही है तो घर में ही घूम रही है तो दान करने की शक्ति तो कम हो गई। ऐसे एक क्वेश्चन तुम्हारे और बनेगा, एनिलीनियम आयन में देखो एनिलीन हो गया तो हम कहेंगे हाँ एनिलीन तो ये है, और एनिलीन अगर प्रोटॉन ले भी ले क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे प्रोटॉन को दान कर लेगा अपना पेयर, और क्या बनाएगा, तो बच्चों ये बनाएगा एनिलीनियम आयन, और तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो एनिलीनियम धन आयन। ठीक है, एनिलीनियम आयन या एनिलीनियम धन आयन। अब अनुनाद बताओ थोड़ा, है ना। अब मैं कहूँगी एनिलीनियम धन आयन अनुनाद बताओ, तो तुम कहोगे अनुनाद तो पहले था जब ये लोन पेयर चल रहा था, अब कहाँ से अनुनाद बताऊँ, ये तो है ही नहीं। अब तो एनिलीनियम में क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, अब कहाँ मैं बताऊँ, लोन पेयर तो नहीं है, तो आपको नहीं दिखा सकते कि अनुनाद। तो हम कहेंगे बस बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड है वो घूम सकते, उनमें तो था ही, है ना। तो भाई ये एनिलीनियम धन आयन की एक संरचना ये हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या, तो नाइट्रोजन की वजह से तो कोई अनुनाद नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये दूसरी ये चीज़ हो गई। ठीक है, एनिलीनियम धनायन एक ये, और दूसरा क्या हो गया बच्चों ये, तो हम कहेंगे ये एनिलीनियम धनायन की केकुले संरचनाएं हैं। बेंजीन की अनुनादी संरचनाओं को क्या बोलेंगे, केकुले संरचनाएं तो बोलेंगे। तो ये केकुले संरचनाएं, तो कुल मिला के हम कहेंगे ये क्यों दिखाएं, जब अनुनाद ऐसा हो सकता है तो ये क्यों दिखाएं, तो ये बहुत ज़्यादा संरचनाएं हैं भाई, सब ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, ये इसमें कन्वर्ट हुआ। तो जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं हैं, तुमने पढ़ा होगा, जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती है उतना स्थायित्व होता है। ऐसा क्यों, बहुत सारी संरचनाएं बनाने से ऐसा क्या हो गया, तो बच्चे जितनी ज़्यादा संरचनाएं, मतलब ये इसमें बदला, ये आगे बदला, ये आगे बदला, ये आगे बदला, तो बदलाव ज़्यादा है, इंटर कन्वर्जन ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा रूप होंगे उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, और जितना सिस्टम एनर्जी डाउन करेगा, नीचे आएगा, जितनी ऊर्जा मुक्त करेगा उतना स्थायी होगा। तो अनुनादी संरचनाएं बढ़ती है, स्थायित्व तो बढ़ेगा। तो हम कहेंगे प्रोटॉन लेने के बाद ये तो उल्टा क्या हो गया, दो ही अनुनादी संरचनाएं, और प्रोटॉन नहीं ले रहा था तो ये बढ़िया था, ज़्यादा बढ़िया था, तो लेगा ही क्यों प्रोटॉन, तो नहीं लेगा, और नहीं लेगा तो फिर क्षारीय सामर्थ्य क्या हो गया, कम हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई एनिलीन में क्षारीय सामर्थ्य तो सबसे पीछे, अमोनिया से भी पीछे कर देना। एलिफेटिक अमीन था तो अमोनिया से ज़्यादा तो थे, कोई भी था 213 था, चाहे 123 था, कुछ भी था, सब अमोनिया से ज़्यादा थे। एरोमेटिक अमीन तो उनको अमोनिया से पीछे कर देना। बहुत सारे क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, केबी पीकेबी के मान के आधार पर सेट करो, है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो एरिल अमीन मतलब एरोमेटिक अमीन, यानी मैंने एनिलीन का उदाहरण ले लिया, तो NH2 समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि उस पर प्लस घूम रहा है। इसलिए एरोमेटिक अमीन हो गए बच्चों कम क्षारीय, और कम क्षारीय मतलब पीके भी ज़्यादा, क्षारीय ज़्यादा होते तो के भी ज़्यादा होता, और कम क्षारीय है तो के भी कम है तो पीके भी ज़्यादा है। अब ये एक चीज़ और कह रहा है कि देखो आपके पास ये एनिलीन है, आप कह रहे हो कि भाई ये वैसे ही परेशान है, ये सोच रहा है कि मैं लोन पेयर डोनेट करूं कि नहीं करूं। मान लो तुमने यहाँ डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, EDG लगा दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन वलय बेंजीन पे शिफ्ट करेगा,
है ना, तो बेंजीन वाले पे शिफ्ट करेगा तो बेंजीन को लगेगा ठीक है तुम्हारे इतनी जरूरत नहीं है लोन पेयर की हमें, है ना, इतना भी क्या अनुनाद दर्शाना है हमारे पास। तो बच्चे अगर ईडीजी ग्रुप लगा हुआ है तो मैं कहूंगी इसका केबी जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षारीय सामर्थ्य बढ़ जाएगा। समझे ना रीजन, अगर एनिलीन में केबी समूह लगा हुआ ईडीजी समूह लगा हुआ है तो क्षारीय सामर्थ्य बढ़ जाएगा। लेकिन उल्टा अगर एनिलीन में ईडीजी की जगह विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो ईडब्ल्यूजी लगा हुआ है बच्चों, विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो विड्रॉइंग ग्रुप का तो काम है ना विड्रॉ करना, वो कहेगा हमें दे दो इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये लोन पेयर इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। और अगर ये अनुनाद में चला गया, नाइट्रोजन का लोन पेयर अनुनाद में चला गया, तो अनुनाद में जाती तो फिर तुम्हें पता अब तो अवेलेबल ही नहीं, आपके घर में अगर कोई चीज़ काम आ गई तब तो गई, अब तो मिलनी नहीं। और कोई डोनेट कर रहा है तो ये फ्री है तो ये आराम से क्या होगा काम आ जाएगा। तो बच्चे ईडीजी क्षारीय सामर्थ्य को क्या करेगा बढ़ाएगा, और ईडब्ल्यूजी है ना, अगर ईडब्ल्यूजी जुड़ा है तो ये उल्टा केबी को घटाएगा, केबी घटाएगा मतलब क्षारीय सामर्थ्य को घटाएगा। ये भी सवाल मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो डोनेटिंग ग्रुप केबी बढ़ाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, विड्रॉइंग ग्रुप केबी घटाएगा, क्षारीय सामर्थ्य को घटाएगा। अब कौन से उदाहरण देखें तो बच्चों, अगर एनिलीन में ईडीजी ग्रुप, उदाहरण मेथिल एथिल कोई भी एल्किल समूह हो और एल्कोक्सी ग्रुप हो OR हो तो ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, है ना। और अगर विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड हो लाइक नाइट्रो हैलाइड COH SO3H तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा घटा देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा कंप्लीट हो गया बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, चाहे वो एलिफेटिक अमीन और अमोनिया की तुलना, चाहे एरोमेटिक अमीन अमोनिया की तुलना, एरोमेटिक अमीन में ईडीजी जुड़ा हुआ है या ईडब्ल्यूजी जुड़ा हुआ है उसके आधार पर क्षारीय सामर्थ्य का निर्धारण करना है। ऑल ओवर हर तरह का बेसिक स्ट्रेंथ जो है बच्चों वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हम मिलेंगे अगली क्लास में जहां हम डिस्कस करेंगे अमाइन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।